नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं रोहित सावल। हमारे खास कार्यक्रम सामना सवालों का में आज हमारे सवालों का सामना करेंगे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। थैंक यू। आपके पास शिक्षा के अलावा 6 और मंत्रालय हैं का जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन शिक्षा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए भी और वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, किस तरह से आप अब तक के अपने कार्यकाल को आंकते हैं, उपलब्धियों की अगर हम बात करें? आज हमारी भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय बहन स्मृति ईरानी, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्रियों की बैठक थी। मैं अभी वहाँ विज्ञान भवन से आ रहा हूँ जी। एक नई पहल भारत सरकार के स्तर पर भी और हरियाणा सरकार के स्तर पर भी, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, ये भारत का बहुत प्राचीन काल से पेटेंट है जी। और शिक्षा की जो स्थिति है पिछले 15-20 सालों में, कुछ भारत सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी बना दी, बच्चों को एक बात उनके जहन में डाल दी कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 से 8 तक तो कोई परीक्षा ही नहीं होगी। तो हम सब उन बातों पर, शिक्षा जैसे गहन विषय के ऊपर पूरा दिन भर हम विचार करते रहे। नरेंद्र भाई मोदी ने एक पहल किया है कि ये राष्ट्र निर्माण का क्षेत्र है जी। इंडस्ट्री है, उसमें चीज़ बनती है, क्वालिटी देखी जाती है, पर यहाँ तो सीधा सीधा व्यक्ति निर्माण से जुड़ा हुआ शिक्षा विभाग है जी। ये बात सही है कि ये माना कि अंधेरा घना है जी, पर दीप जलाना कहाँ मना है। जी। तो हम आने वाले समय में, हमने हरियाणा में जैसे उपलब्धियों की दृष्टि से आप कहें कि इन 15-16 महीने में हमने संस्कार सक्षम प्रांगण, जी, विद्यालय का प्रांगण साफ सुथरा हो, जैसे हमने एक टॉयलेट की व्यवस्था की थी, खास करके जहाँ लड़कियाँ हमारी पढ़ती हैं जी। उसके लिए पीने का साफ पानी, एक स्वच्छ शौचालय, यानी प्रांगण को संस्कार सक्षम बनाने की एक पहल हमने इन उसमें की है। ये एक बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? उच्च शिक्षा में जी। हमने नरेंद्र भाई का जो कौशल शिक्षा का मामला है, हमने एक फ्लैगशिप कार्यक्रम उसमें दिया है, उच्च शिक्षा भी और रोजगार भी। हमने निराशा के वातावरण को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के वातावरण से, इस निराशाजनक वातावरण को निकालने का हमने प्रयास किया। जी। रामविलास जी, अगर बात की जाए, आपने पहले बात की थी कि तबादला नीति लेकर आएंगे, लेकिन उस नीति का अभी तक कोई अता पता नहीं। वो बहुत जल्दी नए सत्र से, जैसे नैतिक शिक्षा है जी, जैसे गीता का समायोजन है जी, भारत जो है व्यक्ति निर्माण में, आजकल कंप्यूटर शिक्षा भी आ गई, सब तरह की बात आ गई, एडुसेट भी आ गया, आजकल स्लेट का जो स्थान है वो कंप्यूटर ने ले लिया है। परंतु पहला जो भारत में एक संस्कार सक्षम बात जो थी, उसके नाते अगले सत्र में नैतिक शिक्षा को, गीता को और सभी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह का है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, उन सारी बातों में से जो एक संस्कार छोड़ता है, उन सारी मौलिक बातों को हम नैतिक शिक्षा में उनका समायोजन करने जा रहे हैं। जी। और एक स्पेसिफिक सवाल रामविलास, ये तबादला नीति कब तक आएगी? क्योंकि जो प्रदेश के, खासतौर पर अगर शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, अध्यापक हैं, सब लोग इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक लगता है कोई राह नहीं दिख रही कि कब तक आएगी। नए सत्र में स्थानांतरण पॉलिसी बन जाए। नए सत्र में एक और बात कही थी कि जो टीचर्स हैं वो भी चार्जशीट होंगे, इस तरह की बात भी सामने आई थी, तो उस पर क्या कहना है आपका? चार्जशीट के मायने ये है कि पिछली सरकारें जो परीक्षा परिणाम को, अपनी एसीआर को ठीक करने के लिए, पिछली सरकारें क्या होता था कि 20 नंबर जो एग्रीगेट है उसमें जोड़ दिया तो बच्चा पास हो गया, पास परसेंटेज रिजल्ट 50% हो गया, जबकि 34 को 50% कर लिया। हमने कहा नहीं, जो वस्तु स्थिति है जी,
हमने देखिए रोहित जी कुछ चुनौतियों को जानबूझ करके हमने स्वीकार किया है। जी। पिछली सरकार ने 8 जिलों में कह दिया कि ये जिलों में नकल होती है, नकल को हम रोक नहीं सकते, और उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जी। एचटेट का जो परीक्षा है वो इन जिलों में नहीं हो सकती, जिसमें रोहतक था, झज्जर था, महेंद्रगढ़ था, भिवानी था, मेवात था, ये सब। मैंने पहले ही दिन कहा था कि एचटेट की परीक्षा हर जिले में होगी जी, और वो हमने करके दिखाया। जी। रामविलास जी, अगर संगठन के लिहाज से हम बात करें तो आपका नाम प्रदेश के उन नेताओं में शुमार है कि आपको अगर उत्तर हरियाणा से दक्षिण हरियाणा, बागड़ से बांगड़ तक कहीं भी अगर हम नजर डालें तो आपका व्यक्तित्व ऐसा, आपको हर क्षेत्र में कार्यकर्ता से लेकर हर संगठन के लोग जानते हैं, यहाँ तक कि आपके आनुषंगिक संगठन के लोग जितने भी हैं, आप एक पुराने सहयोगी रहे संगठन के। लेकिन बड़ा सवाल ये कि शिक्षा की हम बात करते हैं, आपका आनुषंगिक संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, विद्यार्थियों के लिए काम करता है, वो सालों से एक नारा लगाता है कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। क्या प्रोफेसर रामविलास शर्मा इस नारे को साकार रूप में बदलेंगे या नारा ऐसे ही लगता रहेगा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में? नहीं, अभी देखिए हमारी जो विद्यार्थी परिषद का एक सील जी। कार्यक्रम है, पूर्वांचल के लोग, जी, वो जी, सब जी, लोग, वो जी। एक कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि था रोहतक में। जी। इस बार जो हायर एजुकेशन के एडमिशन्स हैं, जी। 1 लाख से ऊपर ऑन इंटरनेट से हमने बच्चों का एडमिशन किया। जी। हमने उसके ऊपर काम किया है। जी। और मैंने शुरू में कहा कि विश्वविद्यालय के वातावरण को पढ़ने लायक, संस्कार सक्षम, उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जी। संगठन से जुड़ा हुआ सवाल, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी, आप अभी आपकी बड़ी उपलब्धि भी है कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार बनी इस प्रदेश में, लेकिन अभी अगर मौजूदा लिहाज से संगठन को देखें, एक जो फीडबैक आ रहा है, फीडबैक ये आ रहा है कि साहब सरकार चल रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है वो नाखुश सा दिख रहा है, वो सरकार की उपलब्धियों का बखान नहीं कर पा रहा है। क्या आप इसे मानते हैं या आपने महसूस किया? बिल्कुल सच्चाई से आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब। देखिए रोहित जी, ये बड़ा मौलिक सवाल, बड़ा प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है जी। और एक जैसे दिन और रात का अंतर होता है। जी। मैंने डॉक्टर मंगल सेन जी, मेरे महबूब नेता और मरहूम नेता, जी। उनसे ये कमांड मुझे 1990 में मिली थी। जी। और तब से लेकर के पिछली अध्यक्षता मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष रहा। जी। और हमारा जो ओरिएंटेशन है कार्यकर्ता का या सबका, वो विपक्ष में हम ज़्यादा रहे। जी। और विपक्ष के नाते जो बात अच्छी नहीं लगती, जो समाज के लिए अच्छी नहीं लगती, उसको मुखर रूप से सड़क पर आके बोलना, ये हमारा एक कार्यकर्ता का स्वभाव था। जी। अब उसी कार्यकर्ता की सरकार बन गई। जी। पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जी। सरकार में आने के बाद सरकार की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ सरकार के नाते कुछ काम ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। और सरकार केवल प्रांत में नहीं बनी, जी। सरकार केंद्र में भी बन गई। जी। तो अभी कार्यकर्ता को थोड़ा ये संक्रमण काल है। जी। एकदम विपक्ष से लेके और सत्ता पक्ष में की भूमिका में आना, जी। तो ये संक्रमण काल है। जी। और सत्ता में जब पार्टी आती है तो कार्यकर्ता का भी थोड़ा सा इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जी। और अभी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है पूरी तरह से। सरकार में सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जी। परंतु कार्यकर्ता की इच्छाएं बढ़ना स्वाभाविक बात है। रामविलास जी, अगर इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? सरकार आपकी है, ठीक है, आपके संगठन से जुड़े हुए लोग जब सरकार में भागीदार बनते हैं, वो कोई भी ओहदा हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, एक तो वो स्थिति है। एक वो स्थिति, ये भी बात सामने आ रही है कि आपके संगठन में एक दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो इस बात से काफी नाखुश दिखता है। उसको लगता है कि साहब वो लोग जो संगठन में नहीं रहे, जिन्होंने ताउम्र दूसरी पार्टियों का झंडा उठाया, अब उनको सरकार तरजीह दे रही है। तो इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है जी, इसमें अधिकांश विधायक भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जी। और
चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोगों को हमने आगे होकर के भाजपा ज्वाइन कराया। जी आज वो लोग भी केंद्र सरकार में भी हैं, हरियाणा में भी है। जी तो थोड़ा पुराने कार्यकर्ता ने, पर अब धीरे धीरे कार्यकर्ता उन सब जो लोग बाहर से आए उनको हजम करने का उन्होंने मन बना लिया। जी, और इस प्रक्रिया में आपको लगता है थोड़ी देर और लगेगी? नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, एक और सवाल ये कि अगर हम प्रदेश की बात करें, केंद्र में मंत्री हैं या सांसद हैं, वो मैं बार बार संगठन से जुड़े हुए सवाल आपसे ज्यादा इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा इस संगठन का रहा है, आपने गढ़ा है इस संगठन को। हरियाणा की अगर हम बात करें, क्या आपके संगठन में ये कोई आदर्श स्थिति है जिस संगठन में अनुशासन बहुत मायने रखता है? उस संगठन में एक सांसद कुछ कहता है, एक मंत्री कुछ कहते हैं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, और वो आपस में लड़ रहे हैं। राजकुमार सैनी की बात करें और या हम वीरेंद्र सिंह की बात करें, आपस में बयानबाजी चल रही है। ठीक है, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चलिए ठीक है, जाट नॉन जाट की लड़ाई है, पॉलिटिकली हो सकता है आपको उससे कोई फायदा हो, लेकिन क्या ये कोई सही स्थिति है? देखिए रोहित जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक लंबा समय कांग्रेस में रहे जी, और कांग्रेस में रहते हुए भी जो उनको ठीक लगता था जी वो बोलते रहते थे। जी और भारतीय जनता पार्टी में आज केंद्र सरकार में वो सबसे महत्वपूर्ण जो वजारत है जी ग्रामीण विकास की, जी, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब उन्होंने बीजेपी में मेरी अध्यक्षता में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह की रहनुमाई में उन्होंने भाजपा में, हमने उनको 19 तारीख को ज्वाइन कराया था। जी जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक सेंटेंस बोला था कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई मेरे साथ ट्रेजेडी होती रहती है, जी, तो अमित भाई ने अपने भाषण में कहा था देयर विल बी नो कॉमेडी और नो ट्रेजेडी। जी, और वो उनको जब मंत्री बनाया तब उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस ने वो सम्मान 40 साल में नहीं दिया जो भाजपा में मुझे 40 दिन में मिल गया। जी, बेबाकी से ठीक, उन्होंने जी बात कही। जी, कुछ बातें फॉर पब्लिक कंजम्पशन भी लेकिन इस तरह की बयानबाजी गलत नहीं है प्रोफेसर साहब? नहीं, उनसे बात होती रहती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र हैं। जी, नहीं आपके तो सब मित्र हैं, आपके तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी आपके मित्र हैं, हमने देखा है, हमने साथ साथ काम किया है। जी। लेकिन संगठन के लिहाज से क्या ये सही स्थिति है कि सांसद मंत्री एक तरफ बयानबाजी करें? एक रोहित बात ये लग गई दुनिया को और सबको, जी, एक जो वोट बैंक की राजनीति है, जी, जैसे राजकुमार सैनी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जी, नवीन जिंदल जैसे दिग्गज को हराया उन्होंने 1.5 लाख वोटों से, जी। तो अगड़े पिछड़े की जो राजनीति है उसके तहत वो अपना एक संगठन बीसी का चलाते थे, जी, तो उसके तहत वो बात बोलते हैं और पार्टी उचित स्थान पर इन सबको बातों का संज्ञान लेती है, इन सबको समय समय पर इनको बताती रहती है। रामविलास जी, हमने कई विषयों पर अब तक बात की, कई मुद्दों पर बात की। एक और विषय जो आजकल खासी चर्चा में है, आपके पास हॉस्पिटैलिटी, जिसे हम आतिथ्य सत्कार भी कहते हैं, वो मंत्रालय भी आपके पास है, और हरियाणा में गुड़गांव भी पड़ता है जहां पर कई एमएनसीज हैं। अभी आप हैपनिंग हरियाणा करके एक इन्वेस्टर समिट भी करवा रहे हैं। बीफ से, गोमांस से जुड़ी हुई बात थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में, मुख्यमंत्री साहब का इंटरव्यू था, तो उसमें बात कही गई कि क्या साहब अगर जो विदेशी लोग आएंगे, अगर वो इस तरह की मांग रखते हैं तो क्या उस तरह उस दृष्टि से उस तरफ सोचा जाएगा? तो उनका कहना था कि हाँ, इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन आपके पास हॉस्पिटैलिटी मंत्रालय भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर से भी लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, या गुड़गांव में तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गाय हमारी श्रद्धा है, जी। हमने गौ संवर्धन का जो कानून बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया, जी। जब इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा था तो इसकी प्रशंसा भी हुई, इसके आलोचना भी हुई, जी। पर सोच समझ करके। हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है, जी। ये गोपाल का प्रदेश है, जी। ये हमारी गीता का, हरियाणा में कुरुक्षेत्र भी है, हरियाणा में गीता भी है, हरियाणा में सरस्वती भी है,
तो कुछ श्रद्धा से जुड़े हुए जो सवाल हैं उन पर कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री समझौता नहीं कर सकता। जी। मैं जानता हूँ दुनिया के लोगों में अलग अलग खाने पीने की उनकी अपनी आदतें हैं। जी, यानी हरियाणा में अगर उनको आ रहे हैं तो ये आदत छोड़नी होगी। नहीं, साफ तौर पर आदत नहीं छोड़े, वो हरियाणा से बाहर जाकर के जी करें। जी प्रोफेसर साहब, इसके अलावा शिक्षा का भगवाकरण, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि साहब शिक्षा के भगवाकरण पर आप एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आप चल रहे हैं, ये आरोप सीधा लगा रहे हैं कि चाहे वो फिर दीनानाथ बत्रा की किताबों को इंट्रोड्यूस करवाना सिलेबस में, कि इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। क्या आप विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर क्या कहेंगे? जी। जो लोग इसको कहना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई गीता को शामिल कर लिया, गीता पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा सब पढ़ाते हैं। जी। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो यही कहते हैं शिक्षा विदाउट नैतिक शिक्षा, जी, वो क्या शिक्षा है? रोहित, एक पत्थर को जब कारीगर तराशता है, जी, एक पत्थर और मंदिर की मूर्ति में जितना अंतर है उतना ही ये जो लोग आलोचक कहते हैं, जी, हम ऐसा नागरिक निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीयता का प्रति हो, जो नैतिक शिक्षा है। अब कुरान में जो एक आयत आती है कि जिन लोगों को स्वर्ग का दर्शन करना है वो सुबह अपने माँ बाप के पांव छुएं। जी, ये हम भी कहते हैं। हमारे यहाँ सुबह उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, जी, ये मूल मंत्र है। जो शाश्वत बातें हैं, जी, जो सही बातें हैं, जो सर्वसम्मत बातें हैं, वो ईसा मसीह ने भी कही, वो कुरान में भी कही, वो रामायण में भी कही, वो गीता में भी कही। तो जो सर्वसम्मत बातें हैं, जो सत्य है, हमारा वेद कहता है कि सच्चाई, प्रकाश किसी दिशा से भी उपलब्ध होता हो उसको ले लेना चाहिए। जी। क्या आपको लगता है रामविलास जी की ये जो सरकार अभी चल रही है, बड़ा साफ गोई से जवाब चाहूंगा, क्या ये वैसी सरकार है जिसका सपना आप लोगों ने डॉक्टर मंगल सेन के साथ देखा, अपनी नौकरी छोड़ दी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में? क्या सचमुच वैसी सरकार है, वैसा सपना साकार हुआ, या जो राजनीति में होता है, ठीक है हम शुचिता की बात करते हैं लेकिन पूरी तरह से वैसी स्थिति नहीं होती? क्या आज ऐसी स्थिति हरियाणा में आप देखते हैं? नहीं, देखिए रोहित जी, सपने में और साकार में जी, अंतर तो रहता है जी, परंतु ये जो सपना था, जी, ये सपना स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन मेरे नेता थे, विधानसभा में मैं उनकी कमेटी में था। जी, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ 91 में मैंने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जी, और उसके बाद मैं फिर अध्यक्ष हुआ तब सारी सीटों पर लड़े, इस बार भी सारी सीटों पर लड़े। लेकिन क्या गठबंधन का दबाव था इस बार? बहुत बड़ा भारी दबाव, संगठन के अंदर से भी और बाहर से भी? संगठन के अंदर से भी बाहर से भी जी, परंतु नरेंद्र भाई मोदी सौभाग्य ये रहा कि वो हमारे प्रभारी रहे जी, 5 साल। जी, तो उनके सामने हमारी एक एक बात का, और उन्होंने भी हल्के से कहा कि भाई देख लो। मैंने कहा आपको सीटें चाहिए ना, और हमने लोकसभा में परिणाम दिए। प्रोफेसर साहब, मैंने सवाल पूछा उसको बड़ी खूबसूरती से आपने टाल दिया। मेरा सवाल यह था कि वो सपना साकार हुआ, आपको लगता है ये वो सपनों की सरकार है? ये सपनों की सरकार है रोहित जी। हरियाणा के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज सचिवालय से लेकर के सड़क तक, आज जो एक पिछली सरकारें, हुड्डा जी बार बार विधानसभा का सत्र, क्योंकि पिछले साल हमने 3 विधानसभा के सत्र किए। पहले सरकारें कुल मिला के 4 सीटिंग में बजट को भी निपटा देती थी। अभी हम बजट सत्र करेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, लंबा करेंगे जी। तो हुड्डा जी कहते थे कि आप ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप जांच करा के देखिए। एक छोटी सी FIR होगी तो उसको तिलमिला रहे हैं। मेरा इन सब लोगों को कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जी, जेल में और रेल की यात्रा करते रहना चाहिए और गीता का पाठ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि गीता एकांत में अच्छी तरह समझ में आती है। जी।
प्रोफेसर साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन में कई संभावनाएं हैं हरियाणा में। तो इस कार्यकाल में भी आपकी सरकार है, कोई खास योजना आपको लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में आपने लक्ष्य रखा हो कि हमें ये बात पूरी करनी है, जो प्रदेश के लोगों को भी लगे कि नहीं, ये आपकी बात सुन के नहीं, ये नया है। के क्षेत्र में रोहित जी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और भगवान की कृपा है हम पर, हमारी सरकार पर जी। तो सरस्वती के कारण, और डॉक्टर महेश शर्मा ने बहुत एहसान किया कि उन्होंने कृष्णा सर्किट को मंजूरी दे दी जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्किट उन्होंने मंजूर किए, एक बुद्धा सर्किट, एक रामायण सर्किट और एक कृष्णा जी। कृष्णा सर्किट पूरा आद बद्री से लेके, सरस्वती से लेके, कुरुक्षेत्र से लेके और मथुरा वृंदावन तक का ये जो है, और इसके कारण अभी से हमारे पास प्रस्ताव मिले हैं। मैं जैसे चाइना में गया, चाइना इस बार हमारा फोकस कंट्री है पर्यटन में। माधवगढ़ का किला है, चौवन ऋषि का आश्रम, ढोसी पर्वत है। ये जो रूरल टूरिज्म है उसको भी, जैसे मोरनी मतलब हरियाणा का शिमला कहलाता है, ये सारे जो स्थान हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में आप देखेंगे पर्यटन को हम बहुत विकसित करें जी। प्रोफेसर साहब, एक सवाल हम अक्सर प्रदेश के तमाम बड़े नेता उनसे पूछते हैं कि साहब, नौकरशाही, आपको क्या लगता है कि नौकरशाही अब संभल गई? नौकरशाही पर आपकी सरकार की पकड़ बन गई? नौकरशाही के ऊपर हमारी सरकार की पकड़ बन रही है जी, अभी बन रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी अपने दमखम पर पहली बार सरकार में आई है। और नौकरशाही जो होती है ये सत्ता और राजनीतिक दल के साथ नहीं बदलती है, परंतु उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि ये भाजपा की सरकार है, ये कार्यकर्ता की सरकार है। अब धीरे धीरे वो जो कार्यकर्ता है उसको मान सम्मान देने लगे जी। और प्रोफेसर साहब, अगर शिक्षा विभाग की बात करें कि कोई बड़े फेरबदल की योजना शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें, चाहे बोर्ड के स्तर पर या इस तरह की कोई योजना आपकी है, क्या आपको लगता है कि अभी वो सक्षम अधिकारी जिन जिन जगह पर होने चाहते वो नहीं पहुंच पाए, इसका कोई आप खाका तैयार कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, अधिकारी जो होता है जी, उसमें तो अधिकारी होता है जी। उसको चाहे आप फाइनेंस में लगा दें, चाहे शिक्षा में लगा दें। ये सौभाग्य मेरा है कि शिक्षा को जब सरकारें बनती हैं जी, लेकिन कई बार प्रोफेसर साहब, ये जो अधिकारी फाइनेंस में लग जाते हैं, असल फाइनेंस में लग जाते हैं और शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। नहीं, वो तो जो शिक्षा का काम है वो तो मूलतः विभाग के मंत्री का अपना एक दृष्टिकोण होता है जी। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 96 में भी शिक्षा मंत्री रहा जी। तब की सरकार ने तो ये सोच के दिया था कि भाई इसको इस ततैयों के छाते में फंसा दो जी। और एक धारणा बनी हुई थी। छाता तो इस बार भी था प्रोफेसर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो था, पर उसमें से पार पाया हमने जी। और एक धारणा बनी हुई थी कि भाई जो एक बार शिक्षा मंत्री रह जाता है वो दोबारा नहीं चुन करके आता जी। और ऐसा, वो धारणा तो आपने तोड़ी। हाँ जी, हमने कई धारणाएं तोड़ी जी। प्रोफेसर साहब, आखिर में अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव जिस तरह शहरी निकाय चुनाव आने वाले, क्या आपको लगता है, आपकी राय क्या है, क्या पार्टी सिंबल पर लड़ने चाहिए ये चुनाव? ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, पूरा विपक्ष आपको चुनौती देता है कि साहब पार्टी सिंबल पर लड़के दिखाइए। ठीक है, मैं मान गया पंचायत चुनाव में हमारे प्रदेश में ऐसी कोई रवायत नहीं है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाते हो, लेकिन अगर स्थानीय निकाय के चुनाव आते हैं, निगम के चुनाव, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आपकी पार्टी तैयार है इसके लिए? नहीं, हमने, या डर सता रहा है कि कहीं अगर नतीजे कुछ और आते तो सत्ता विरोधी लहर महसूस होगी? देखिए रोहित जी, जहां तक डर की बात है जी, जिन लोगों को अंधेरे से डर लगता है, जिन लोगों को पेड़ के पत्तों से डर लगता है, तो उनको कहते हैं कि भी हनुमान चालीसा का पाठ करो जी। अब तो ओबामा भी हनुमान चालीसा जेब में रखता है, मैं तो पहले से रखता ही था जी। अच्छा भाई लोग, मतलब अब ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है जी, ना इनेलो के पास कोई मुद्दा है, और हमने हिल्ला मार मार करके विधानसभाओं में कहा, सत्र में कहा कि भाई किसी को किसी इस सरकार की आलोचना करनी है, कोई बात करनी है, आखिर में
पूरे विपक्ष के लोगों को ये कह करके कि आप हमको थोड़ा विधानसभा से बाहर कर दो तो हमारी जान बच जाएगी, बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो ये नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं जी, इसमें भी वो योग्यता हमने मैट्रिक रखी है और इससे कोई डर नहीं है। अभी नई वोटर लिस्ट नगर निगम की, तो क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए? इसके ऊपर बहस चल रही है। इस पर पार्टी में आपकी राय क्या है? क्योंकि ठीक है, पार्टी का विषय संगठन में बैठेंगे फिर तय होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, हमने अपनी उचित जो प्लेटफार्म है, हमारे प्रभारी जी श्री अनिल जैन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब प्रमुख लोग बैठे हैं। एक बार इस नगर निगम के चुनावों से पहले फिर बैठेंगे और इसके ऊपर हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ताओं की जो राय है, जो सर्वसम्मत राय होगी, उस पर फैसला। जी, रामविलास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर रामविलास शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम सवालों का सामना किया बेबाकी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में पर्यटन के क्षेत्र में कई संभावना है, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया अपनी इस बातचीत में। और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि शिक्षा को व्यक्ति निर्माण से जोड़ेंगे, जो उनके संगठन का भी एजेंडा रहा है। और उनका यह कहना है कि शिक्षा में गुणवत्ता पर भी जोर दिया जाएगा। तो हमारे इस खास में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।